नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 3 आनुवांशिकी इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा प्रकृति के अंदर या आपके मन में एक विचार आया होगा, आम के पेड़ से हमें आम प्राप्त होता है, नीम से नीम प्राप्त होता है, खरगोश से खरगोश का जन्म होता है, मनुष्य से मनुष्य का जन्म होता है। ऐसा चिंतन किया होगा अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो हमारे ये चिंतन नहीं आते। तो इसलिए हमें ये चिंतन के दौरान खूब सोचने का प्रयास किया होगा कि ऐसा क्यों होता है, नीम से नीम ही प्राप्त होता है, मनुष्य से मनुष्य ही बनता है। तो ये चिंतन सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों के दिमाग में आ चुका था, उनको सब जानकारी थी। अगर हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो हमें कई ग्रंथों में ये सब जो मिलेगा जानने को। लेकिन चूँकि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो प्रयोग के आधार पर हम सब बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था मेंडल। सबसे पहले उसके दिमाग में यह चिंतन उभरा कि इस प्रकार की नई रचनाएं कैसे बनती है, कैसे यह नई नई रचनाओं में विभिन्नताएं आ जाती है। तो यह सब बातें जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं आना, वही लक्षण वापस दूसरी पीढ़ी में दिखाई देना, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य वैसा वैसा दूसरी पीढ़ी में दिखाई देना, नीम से नीम ही बनना, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वैसे ही लक्षण वापस जाना, या लक्षण में कुछ विभिन्नताएं आ जाना, अंतर आ जाना, उसको क्या कहते हैं, उसकी जानकारी क्या है? तो उसको हम आनुवांशिकी बोलते हैं। लक्षणों की विभिन्नताएं और उसकी पुनरावृत्ति होना, लक्षणों की पुनरावृत्ति यानी वही लक्षण वापस दोहराए जाना। तो मनुष्य में जो आंख, नाक, कान, चेहरा आप देख रहे हैं वो वापस अपनी संतानों में आना, तो वो लक्षणों की पुनरावृत्ति हो गई। तो लक्षणों की पुनरावृत्ति का होना आनुवांशिकता या आनुवांशिकी कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की आनुवांशिकता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने कहा लक्षणों की पुनरावृत्ति होना, तो जिसके अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को आनुवांशिकी बोलते हैं और इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता बोलते हैं। लक्षणों की पुनरावृत्ति का होना आनुवांशिकता कहलाता है और इसको जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है उसको आनुवांशिकी बोलते हैं। अब ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार रचना होती है जिसको जीन बोलते हैं। इस जीन के माध्यम से प्रक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था बैटसन, 1905 के अंदर उसने इस शब्द को दिया था जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इंग्लिश में आनुवांशिकता को या आनुवांशिकी को जेनेटिक्स कहते हैं। यह शब्द बैटसन ने 1905 में दिया था, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। तो ये जो आनुवांशिकता है, यह आनुवंशिक युग्मकों द्वारा लक्षणों का पीढ़ियों में संचरण, युग्मक। अब एक प्रश्न यहां पर आता है, युग्मक यानी क्या? युग्मक आपने 9वीं क्लास के अंदर कोशिका विभाजन का चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर नई कोशिकाएं बनती है, उसका विभाजन होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत उसमें युग्मक शब्द आया था। युग्मक क्या होते हैं? यानी जिसमें मात्र कोशिका अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो गुणसूत्र की संख्या जब आधी हो जाती है और आधी रचनाओं से बनी जो संरचना होती है उसे युग्मक कहा जाता है। युग्मक, ये जब आपस में युग्मक जुड़ते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट जिसे कहते हैं। तो युग्मक जो होते हैं यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, इनके आपस में निषेचन के द्वारा ये नई रचना बनती है। ये हमने पढ़ा है, जानकारी है। तो युग्मकों द्वारा लक्षणों का पीढ़ियों में संचरण, यानी जो युग्मक होते हैं उनके अंदर जेनेटिक कोड्स होते हैं, डीएनए आरएनए उसमें पाए जाते हैं और वो हमारे नई रचना का निर्माण करते हैं। तो युग्मकों के द्वारा जो आनुवांशिक लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसी को आनुवांशिकता कहा जाता है। युग्मकों के द्वारा ध्यान रखना ये स्थानांतरण होता है। तो पीढ़ियों में जो संचरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे लक्षण है स्थानांतरित किए जाते हैं, यह आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब आनुवांशिक को इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। कहते हैं ना कई बार कि ये हेरिडिटी है, इसमें तो ऐसा पाया जाता है, यानी हमारी पीढ़ियों में जो चीज़ पाई जाती है वो दोहराते हैं हम लोग। जैसे हमारे दादाजी कभी कैसे थे तो वैसे ही होते। कई बार कहते हैं ना ये बेटा तो अपने दादा पर गया है, यानी इसके दादा लंबे थे तो ये भी अब लंबा हुआ है। पिता भले छोटे लेकिन दादा के ऊपर गया यानी कि लंबा हो गया या छोटा रह गया। तो ये कई बार कहते हैं ये सब छोटे हैं बच्चे, हेरिडिटी है, सब बच्चे छोटे ही पाए थे, इनके बोनापन है तो छोटे, तो इसको हेरिडिटी बोलते हैं। वंशानुगति यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, तो इसको हेरिडिटी, इस शब्द का प्रयोग स्पेंसर ने 1863 में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई हेरिडिटी शब्द किसने दिया, कि स्पेंसर ने दिया। कब दिया, 1863 में दिया। जेनेटिक शब्द कब दिया, किसने दिया, 1905 में बैटसन ने दिया। ये छोटे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अब ये जितने भी विभिन्नताएं आती है, लक्षण की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कई बार उसमें विभिन्नताएं भी आती है, डिफ्रेंसिएशन आता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे माता और पिता है, उन माता पिता से बनी हुई संतान जो होती है तो कई बार उसकी आंखें भूरी हो जाती है। माता पिता जो है उसके दोनों छोटे, लेकिन वो बालक जो है वो लंबा हो जाता है। तो ये जो विभिन्नताएं आती है वो आती है किस कारण से, वो आती है जीन विनिमय कारण। पीढ़ियों में कई बार विभिन्नताएं प्रकट हो जाती है। आप देखा होगा ये कान जो होते हैं, कई लोगों के कान यहाँ से जुड़े होते हैं, कई के कान जैसे अलग है, तो ये डिफ्रेंसिएशन है। माँ बाप में नहीं होता लेकिन पुत्र में आ जाता है। तो ये जो विभिन्नता आती है ये विभिन्नता है जीन विनिमय। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जीन विनिमय। जीन विनिमय 9वीं क्लास के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के अंदर पढ़ा होगा। अर्धसूत्री विभाजन में जो पहली प्रावस्था होती है उस पहली प्रावस्था में ही यह जीन विनिमय प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको पूर्वावस्था बोलते हैं, जीन विनिमय। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र अलग होकर विपरीत गुणसूत्रों के साथ समाहित हो जाते हैं और अपने गुणों का स्थानांतरण करते हैं, उसी को जीन विनिमय बोलते हैं। जिससे गुण एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरित होते हैं, गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गुणसूत्रों के द्वारा गुणों का स्थानांतरण होना, वो जीन विनिमय कहलाता है। ये प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के अंदर संपन्न होती है प्रारंभ में। तो उसके कारण क्या होता है कि विभिन्नताएं यानी कि गुणसूत्र ट्रांसफर जब हो जाते हैं, गुणसूत्र एक दूसरे को अलग अलग दे दिए जाते हैं, अब उससे जो रचना बनती है वह गुण अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। और वो गुण कौन से होंगे, अगर वो गुण जो दिखाई देते हैं उसको प्रभावी गुण बोलते हैं। दूसरे गुण भी होते हैं लेकिन वो गुण दब जाते हैं इसलिए वो दिखाई नहीं देते, तो जो दिखाई देते हैं वो प्रभावी गुण कहलाते हैं। लेकिन ये जितनी प्रक्रिया होती है इसको आनुवांशिकता के अंतर्गत पढ़ते हैं। आनुवांशिकी जो विज्ञान है उसके अंतर्गत विभिन्नताओं का होना, लक्षणों की पुनरावृत्ति का होना, ये सब प्रक्रिया जो है हम आनुवांशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन ये इसकी जानकारी प्रयोग के माध्यम से कि कैसे नई रचनाएं आती है, कैसे विभिन्नताएं प्रकट होती है, तो यह विचार एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था मेंडल। उसके दिमाग में सबसे पहले आया था, जिसको हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। तब पढ़ते हैं कि मेंडल कौन था। मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिक का जनक, पिता कहा जाता है, तो इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका नाम है मेंडल। पूरा नाम था जोहान ग्रेगोर मेंडल। यह मेंडल, इसका जन्म 22 जुलाई 1822 के अंदर, याद रखने का तरीका है 22 जुलाई 1822 के अंदर कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रिया अलग देश है। ऑस्ट्रिया में होता, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कई बार ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं जल्दी में, ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं, नहीं, ऑस्ट्रिया के सिलिसियन गांव हुआ, उस गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। गरीब किसान परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन से दिमाग जो था, वैज्ञानिक दिमाग होने का, वो खिलौनों को तोड़ना जोड़ना उसमें लगा रहता था। लेकिन चूंकि गरीब थे इसलिए अध्ययन कर नहीं पाए, सरकारी स्कूल अध्ययन है, और किसी की सहायता से यह बाहर अध्ययन किए और उन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर 1842 के अंदर डिग्री प्राप्त की। किसके अंदर, दर्शन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में फिलोसॉफी बोलते हैं। 1842 के अंदर वो डिग्री लेकर आ गए। आने के बाद ब्रून शहर में उन्होंने एक धर्मगुरु, ईसाइयों के धर्मगुरु जिसको पादरी कहा जाता है, तो चर्च में पादरी की का कार्यभार उन्होंने संभाला। 1843 में वो ब्रून शहर में पादरी बन गए और उसी समय वहाँ देखा कि वहाँ पर उस चर्च में मटर का उद्यान है। तो उन्होंने, दिमाग वैज्ञानिक था लेकिन डिग्री दर्शन शास्त्र में की, तो वैज्ञानिक दिमाग होने का कि इसने मटर के अलग अलग किस्में देखी उन्होंने। तो उनका विचार कि अलग अलग किस्में कैसे हैं, अलग अलग पुष्प कैसे हैं, क्योंकि मटर में पुष्प भी होते हैं, अलग अलग प्रकार की फलियाँ भी होती हैं, तो उनका ऐसे कैसा होता है। तो उन्होंने उस पर प्रयोग करना प्रारंभ किया।
तो उन्होंने 1856 से 1863 तक, ये याद रखना, 1856 से 1863 तक 7 वर्ष तक लगातार उस मटर पर प्रयोग किए। कौन से प्रयोग? संकरण, यानी संकरण का मतलब होता है यहाँ से गुण लेना, दूसरे से गुण लेना, दोनों गुणों को मिलाना और नई पीढ़ी का निर्माण करना, उसको संकरण बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बीकानेर में भेड़ बनी जिसका नाम है हाइब्रिड भेड़, जो डोली भेड़ जिसे कहते हैं। ऐसे कई रचनाएं, तो यानी 2 अलग अलग गुणों को मिलाना और नई रचना का निर्माण करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको संकरण कहा जाता है। तो संकरण प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने अपना एक शोध पत्र 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित करवाया। उन्होंने अपने प्रयोग को वहाँ के उस समय के वैज्ञानिकों के सामने रखा और उसका एक पत्र उस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि उनका शोध पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ? कि ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ पर इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ। 1866 में संकरण प्रयोग नाम से प्रकाशन, यानी कि वहाँ पर उनका प्रकाशन वो छपा और उन्होंने वहाँ पर प्रयोग इनके सामने रखे और 1866 में यह प्रकाशन हुआ, यानी उसका लेख छपा उनका। लेकिन उस समय इनके इस प्रयोग की ज़्यादा वाहवाही नहीं मिली, ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय फिजिक्स का बहुत बोलबाला था। न्यूटन, मैक्सवेल, इन पर ज़्यादा लोगों का फोकस था, वो क्या कर रहे हैं, इसलिए से बायोलॉजी का जो वनस्पति विज्ञान का जो टॉपिक था उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, इसलिए उससे प्रसिद्धि नहीं मिली और उससे वो आहत हो गए। आहत होने के कारण वो एक आंत्रशोथ की गंभीर बीमारी से बीमार हो गए और 6 जनवरी 1884 में उनका देहांत हो गया। लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, जो प्रयोग उन्होंने किए उसको सफलता नहीं मिली उस समय, उस दौरान। तो ये उनके लिए बहुत आघात लगा, इस कारण से वो बीमार हो गए और 6 जनवरी 1884 को उनका देहांत हो गया। तो ये इनकी हिस्ट्री है। फिर आगे हम जब चलते हैं तो कहते हैं भाई ये सफल हुए, लेकिन उस समय दुनिया में, लेकिन बाद में इनको सफलता मिली। लेकिन ये सफलता क्यों मिली? तो लोगों का इनको सफलता का प्रमुख कारण क्या था? उनको सफलता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किए थे, एक समय में एक लक्षण लेकर प्रयोग किया था। ऐसा नहीं कि इसको भी लिया और उसको भी ले। हम लोग कई बार 10 तरह काम करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण को लेकर उस पर प्रयोग किया वंशागति का, जिससे कि वो सफल हुए। उसके बाद उन्होंने जो अपने प्रयोग किए, उस प्रयोगों को गणितीय रूप दिया, सांख्यिकी विश्लेषण किया। जैसे कितने इसमें कितने पुष्प बने के 9 बने, फिर इसमें कितने 3 बने, तो इनको अनुपात के आधार पर, और कितने इसमें प्रभावी गुण थे, किसमें कितने अप्रभावी गुण थे, इन सबों की गणितीय व्याख्या की और गणित के आधार पर इनकी दुनिया के सामने रखा। तो दुनिया को समझ में आया कि हाँ इतने पुष्प इस प्रकार के, इतने प्रकार के, तो अलग अलग संख्याओं के आधार पर पुष्पों का और फलों का और फलियों का विवरण दिया, जिसलिए वो सफल हुए। और एक सबसे बड़ा उन्होंने काम किया जो सबसे उनके लिए लाभदायक रहा, प्रयोग की सफलता का प्रमुख कारण जो था, उन्होंने जिस पादप का चुनाव किया वो पादप था मटर। वो इसलिए मटर के पादप का चुनाव किया क्योंकि उसके अंदर विभिन्नताएं खूब होती, उनको विभिन्नताएं चाहिए थी। तो उसमें कई प्रकार की फलियां, कई प्रकार के पुष्प, मटर के पादप के अंदर 34 प्रकार की विभिन्नताएं होती है। उसमें से 7 प्रकार की विभिन्नताओं को लेकर उन्होंने कार्य किया। 7 प्रकार की, लंबाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, बीजों की आकृति के आधार पर, रंग के आधार पर, पुष्प के रंग के आधार पर। तो ये जो विभिन्नताएं थी उसमें 7 विभिन्नताओं को लेकर प्रयोग किया। विभिन्नताएं तो खूब पाई जाती है लेकिन उन्होंने 7 विभिन्नताओं को लिया, सिर्फ उस पर प्रयोग किया। यह उनकी सफलता के प्रमुख कारण थे। और मटर का पादप ही क्यों चुना? मटर का पादप इसलिए चुना क्योंकि पहला तो 1 वर्षीय पादप, यानी 1 वर्ष में उसकी जीवन चक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है। वो पुष्प छोटे पौधे से लगाकर अपने नए पौधे बनने की प्रक्रिया 1 वर्ष में पूर्ण कर लेता है, इसलिए इसको 1 वर्षीय पादप कहा जाता है। दूसरा द्विलिंगी होता है, यानी नर जन्नांग मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं। उभय जो तो द्विलिंगी होने के कारण उसका निषेचन प्रक्रिया से विभिन्नता अच्छी आ सकती है, क्योंकि जो अलग अलग नर और मादा युग्मक होते हैं तो उनको जब मिलाया जाता है तो मिलाने से विभिन्नताएं प्रकट होती है। इसलिए द्विलिंगी पादप होने के कारण उसको लिया। इसमें स्वपरागण परपरागण दोनों करा सकते हैं। स्वपरागण यानी उसी पुष्प के नर का उसी पुष्प के मादा से निषेचन करवा दो, ये स्वपरागण कहलाता है। एक पुष्प का दूसरे पुष्प के साथ निषेचन करवाओ, वो परपरागण कहलाता है। साथ में इसमें कृत्रिम परागण प्रक्रिया भी संपन्न हो सकती है, संभव हो सकती है, इसलिए कृत्रिम परागण भी करवाया गया। तो वो सब प्रक्रिया इसके अंदर हो सकती है, इसलिए मटर के पौधे को विशेष रूप चुना गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, उसके बाद समाप्त करूंगा। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम।
ये मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना, पायसम सैटाइवम। इट्स मटर पीस, इसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटाइवम। पूछते हैं कई बार, तो ध्यान रखना, वहाँ ब्रैकेट में किताब में दे रखा है, इसलिए आपको वहाँ ढूंढने से मिलेगा नहीं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है पायसम सैटाइवम। ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, और ये मेंडल इसीलिए इस पूरी रचना को मेंडलवाद के नाम से जानता है। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे और प्रयोग के आधार पर कौन कौन से उसने नियम बनाए थे, उसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, लेकिन इनके मेंडल के इन सभी प्रयोगों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। ये मेंडल की हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में 5 चीज़ जरूर याद रखना, कई बार जीवन चक्र पूछते हैं, जीवन यात्रा पूछते हैं। 5 ये, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्ययन कब किया, कहाँ किया, पुरस्कार कौन से प्राप्त हुए, और मृत्यु कब हुई। ये सब 5 चीज़ें प्रमुख रूप से उस जीवन यात्रा में आनी चाहिए। जन्म, मृत्यु और अध्ययन कब, कहाँ और किस पर किया, पुरस्कार कौन से प्राप्त हुए, और अगर थोड़ा बहुत याद हो तो उसके माता पिता का नाम भी रखा जा सकता है, गांव का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन ये 5 चीज़ जरूर होती है जीवन यात्रा में लिखनी चाहिए, तब वो जीवन यात्रा उसकी बन जाती है। आगे के वीडियो के अंदर हम इनके प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।